Good morning, students. I hope you are fine. Today the topic is important constitutional amendment. भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन. आप ये सोच रहे होंगे इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस टॉपिक को अपन को क्यों पढ़ना है. क्योंकि अभी जनवरी 2020 में भारतीय संविधान में 104वां संविधान संशोधन किया गया. In Indian Constitution in January 2020 there was an 104th Constitutional Amendment Act. What is it? 104वां संविधान संशोधन है क्या? ये रिजर्वेशन के बारे में बात करता है जो कि SC STs के लिए दिया गया है और एंग्लो इंडियंस के लिए दिया गया है लोकसभा तथा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. 104 संविधान संशोधन द्वारा SC STs और एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा तथा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में विधानसभाओं में जो आरक्षण है उसके बारे में 104 संविधान संशोधन द्वारा बात की गई है. अब 104वां संविधान संशोधन अगर पूछा जाए तो कब हुआ? जनवरी 2020 में. इसमें काय के बारे में बात की गई है? रिजर्वेशन ऑफ SC STs एंड एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब लोकसभा में तथा विधानसभाओं में रिजर्वेशन आरक्षण जो SC STs के लिए दिया गया है उसके बारे में बात की गई है. अब इसमें क्या बात की गई है ये अपन आगे देखेंगे. अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो आरक्षण अपन देते हैं वो किस आर्टिकल के तहत देते हैं. भारतीय संविधान के कौन सा आर्टिकल है जो SC STs के आरक्षण की बात करता है? तो आर्टिकल 334 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 बात करता है रिजर्वेशन आरक्षण SC STs का, एंग्लो इंडियंस का लोकसभा तथा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में. अब अपन देखते हैं कि जो आर्टिकल 334 है वो काय के लिए है? आरक्षण के लिए. अब आरक्षण देंगे तो कहीं ना कहीं तो वर्णन हुआ आरक्षण के बारे में. तो आरक्षण से रिलेटेड 3 आर्टिकल आते, 4 अनुच्छेद आते हैं भारतीय संविधान के, जो कि आर्टिकल 330, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 एंड आर्टिकल 333. ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, ये 4 आर्टिकल्स जो हैं ये भारतीय संविधान में आरक्षण के बारे में बात करते हैं, जो आरक्षण लोकसभा तथा लेजिस्लेटिव असेंबलीज में दिया जाता है. ये आरक्षण अपन उस आरक्षण के बारे में बात नहीं कर रहे जो शिक्षा के उसमें दिया जाता है क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र की नहीं. ये अपन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो उनकी सीट्स के लिए आरक्षण है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो आर्टिकल अपन अगर अनुच्छेद 330 देखें भारतीय संविधान का, वो बात करता है रिजर्वेशन फॉर SCs एंड STs इन लोकसभा. आर्टिकल 330 जो है, अनुच्छेद 330 है जो भारतीय संविधान का, वो आरक्षण देता है SC STs को काय में? लोकसभा में. मतलब क्या कि जो भी लोकसभा, जैसे टोटल लोकसभा में 545 सीट्स हैं, 545 सीट में से उनके पॉपुलेशन के हिसाब से सीट उनके लिए अलॉट कर दी गई हैं कि इन सीटों पर सिर्फ SC या ST ही चुनाव लड़ सकते हैं, उनके अतिरिक्त कोई और चुनाव नहीं लड़ सकता. तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है सीट्स के लिए वो आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग दिया जाता है. अब आर्टिकल 330 में अपन देखें अनुच्छेद 331, ये किसके बारे में बात करता है? रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस. एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं? AI मतलब एंग्लो इंडियंस. अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं. एंग्लो इंडियंस इन लोकसभा, मतलब आपने ये सुना होगा कि भारत का राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में नॉमिनेट करता है. तो जो 2 नॉमिनेशन की बात की गई है वो अनुच्छेद 331 में बात की गई है. अब आर्टिकल 332 जो आता है वो काय के बारे में बात करता है? रिजर्वेशन फॉर SC एंड STs इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब
जो भारत के राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में एससी और एसटीज़ के लिए आरक्षण दिया गया है, उनकी सीटों के चुनाव के लिए वो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? अनुच्छेद 332 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 332 के तहत रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज़ कायम दिया गया है राज्य की विधानसभाओं में। आर्टिकल 333 जो बात करता है वो करता है रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस। दोबारा एंग्लो इंडियंस आ गया, याद रखना पहले के शुरू के दो आर्टिकल काय के रिलेटेड है? सेंट्रल के लिए, मतलब केंद्र में जो दिया जाएगा, और नीचे के दो काय के लिए? स्टेट के लिए, जो स्टेट में आरक्षण दिया जाएगा। ऐसे याद रखना, ये काय के लिए? स्टेट रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब भारतीय राज्य के जो विधानसभा हैं उनके लिए एक सीट उनको एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट करनी थी। ये संविधान संशोधन होने से पहले का वर्णन है जो भारतीय संविधान करता है। क्या करता है कि आर्टिकल 330 आरक्षण देता है एससी और एसटीज़ के लिए कायम है लोकसभा में। आर्टिकल अनुच्छेद 331 रिजर्वेशन देता है एंग्लो इंडियंस को लोकसभा में, जो कि 2 सीटों का है, 2 सीटों का जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और अगर बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 332 की, जो रिजर्वेशन देता है काय के? एससी एसटीज़ को कायम है राज्य की विधानसभाओं में। और आर्टिकल 333 की बात करें जो रिजर्वेशन देता है कौन को? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, विधानसभा में एंग्लो इंडियंस को। अब एक और बात याद रखना, यहाँ पर जो नॉमिनेशन करता है वो कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, मतलब प्रेसिडेंट। और इसमें जो विधानसभा होती हैं उनमें करता है गवर्नर। इसमें भी जो एक सीट का होता है वो नॉमिनेशन होता है। ऊपर के जो आर्टिकल अनुच्छेद 331 में बात की गई है उसको राष्ट्रपति देता है, और जो आर्टिकल 333 में नॉमिनेशन किया जाता है वो गवर्नर द्वारा किया जाता है राज्य में। तो ये 4 बात क्लियर हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एंग्लो इंडियन होते कौन है? एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो कि भारत में ब्रिटिश राज्य के समय आए हुए ब्रिटिश नागरिक या फिर यूरोपियन नागरिक थे, उनको अपन एंग्लो इंडियंस कहते हैं, जो कि भारत में उस समय आए थे। उनको आज़ादी के बाद भारत से जाने की इच्छा नहीं थी, वो भारत में ही बस गए। तो उनकी जनसंख्या है जो बहुत ही कम है, तो इसीलिए वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है। साथ में कम के साथ साथ क्या है, वो एक जगह पे एकत्रित नहीं है, अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो साथ में एक जगह तो उनका चुनाव हो नहीं सकता, एक जगह चुनाव नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास वोटर्स नहीं है, इसीलिए इनको नॉमिनेट किया जाता है, इनको इलेक्ट नहीं किया जाता, मतलब इनका चुनाव नहीं होता, इनको नॉमिनेट किया जाता है। अब एंग्लो इंडियंस की बात क्या करते हैं अपन? एंग्लो इंडियंस को अनुच्छेद 366 के 2 भाग में अपन को एंग्लो इंडियंस की डेफिनेशन मिलती है। क्या मिलती है? अपन को परिभाषा मिलती है कि एंग्लो इंडियंस कौन होंगे। एंग्लो इंडियंस वह होंगे जिनके पूर्वज में से कोई भी मेल, मतलब पुरुष फैमिली में, मतलब ऐसे अपन अपने जो पूर्वजों के पूर्वज, किसी भी पूर्वज में कोई भी मेल डिसीडेंट अगर यूरोप का है और वह भारत में आकर बस गए थे और वो अभी तक भारत में रह रहे हैं, तो वे कौन कहलाएंगे? एंग्लो इंडियंस। कौन कहलाएंगे? एंग्लो इंडियंस। तो आपको अभी ये बात समझ में आ गई कि एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 366 में के क्लॉज 2 में ये दिया गया है कि जो भी मेल पैट्रियट होंगे उनके, मतलब जिनके भी फैमिली ट्री में जो भी मेल पुरुष जिसका संबंध, उनके पूर्वजों का संबंध यूरोप से होगा। इसमें एक और बात याद रखना कि ये अकेला सिर्फ ब्रिटेन के लिए नहीं है, ये पूरे यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश हैं। क्यों? क्योंकि भारत पे एकमात्र ब्रिटेन यूरोपियन शक्ति ने राज्य नहीं किया था, भारत पे 7 यूरोपियन शक्तियों ने राज्य किया था, जिसमें डच थे, डेनिश थे, पुर्तगाली थे, फ्रांस थे और ब्रिटेन था। उनने भी भारत पर राज्य किया था, इसीलिए उनके भी कुछ डिसीडेंट्स हैं। जैसे आप जानते होंगे गोवा और पौंडीचेरी में आज भी आपको पुर्तगाल के लोग मिलेंगे, पौंडीचेरी में आपको फ्रांसीस मिलेंगे और दमन दीव में मिलेंगे, दादर नगर हवेली में मिलेंगे। इसीलिए उनके लिए कुछ ना कुछ संविधान में
प्रावधान रखना था। क्यों? क्योंकि उनका भी भविष्य देखना था। इसीलिए आर्टिकल 366 के क्लॉज 2 में एंग्लो इंडियंस का डेफिनेशन दिया गया। जो एंग्लो इंडियंस की डेफिनेशन है वो भारतीय गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से एंग्लो इंडियंस की डेफिनेशन ली गई थी। अब ये आपको एक तरीके से बैकग्राउंड समझ में आ गया कि भारतीय संविधान में लोकसभा में और तथा विधानसभाओं में आरक्षण के बारे में क्या बात होती है। अब जो 104वां संविधान संशोधन है वो क्या बोलता है, वो क्या बात करता है, ये अपन जानते हैं कि जो 104वां संविधान संशोधन जनवरी 2020 में हुआ उसमें गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किए हैं, क्या चेंजेस लाई है और क्या नई तकनीक अपनाई है। 104वें संविधान संशोधन जनवरी 2020 में हुआ। उसमें भारतीय संविधान में 2 संशोधन किए गए हैं, 2 प्रोविजंस लाए गए हैं। एक तो जो आर्टिकल 331 और 333 के तहत एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन दिया गया था वो अब समाप्त कर दिया गया है। मतलब जो आर्टिकल अनुच्छेद 331 और 333 के तहत जो आरक्षण एंग्लो इंडियंस को दिया गया था वो अब नहीं है। इस संविधान संशोधन से क्या प्रोविज़न बना? पहला तो कि आर्टिकल 334 के अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन दिया गया था, किनको आरक्षण दिया गया था, SCs, STs एंड एंग्लो इंडियंस को, उनमें से एंग्लो इंडियंस को अब हटा दिया गया है। SC STs के लिए अभी भी आरक्षण रहेगा। संविधान के 334वें अनुच्छेद में एक और प्रावधान था कि हर 10वें वर्ष में आपको संविधान में संशोधन करना है। किसके लिए? आरक्षण के लिए। किसके आरक्षण के लिए? सीटों के आरक्षण के लिए। कौन के सीटों के आरक्षण के लिए? SC STs और एंग्लो इंडियंस के लिए। तो इससे पहले का जो संविधान संशोधन हुआ था वो हुआ था 95वां संविधान संशोधन, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2006 में हुआ था। 2010 में, जो कि 2010 में हुआ था। 2010 में 95 संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत पहले तो सबके लिए 10 साल तक आरक्षण कर दिया गया था, पर 104वें संविधान संशोधन को, और ये भी याद रखना कि जनवरी में ही ये क्यों होता है, क्योंकि अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को स्वीकृत हुआ था, इसीलिए जनवरी से पहले इसमें संशोधन करना पड़ता है। क्योंकि आप इससे लगाइए हर 10 साल में, मतलब ये 70 साल हो गए थे 26 जनवरी 2010 को 2020 में, इसीलिए जनवरी से पहले संशोधन करना था। इस संशोधन में क्या कर दिया है कि एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन हटा दिया गया है। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी साल संशोधन हुआ है। इस साल में जो भी पेपर हो सकते हैं उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको ये संविधान संशोधन के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अगर अपन एक बार और रिवाइज करें तो अपन ने क्या क्या बात करी? आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 104वां संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333 एंड आर्टिकल 334। ये अपन ने 5 अनुच्छेदों की बात करी, साथ में 104वें संविधान संशोधन की बात करी। ये 5 को आप नोट्स बना लीजिए, बाकायदा अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन इस साल आ सकता है। अब अगर अपन पुराने संविधान संशोधनों की बात करें तो 103वें संविधान संशोधन क्या कहता है कि 103वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2019 में हुआ था, ये बात करता है आरक्षण के लिए ही, पर इसमें इकोनॉमिकल मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, सामान्य अब आप ये सोचो कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग कौन है? जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनके लिए आरक्षण दिया गया है 10% का। किसके लिए? जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, मतलब आर्थिक पिछड़ा वर्ग है भारतीय समाज का, उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया है एजुकेशन की फील्ड में।
इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 आर्टिकल जोड़े गए जो कि अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 है। मीन्स जो 113वां संविधान संशोधन हुआ वो किसके बारे में है? आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मीन्स इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए 10% ऑफ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी of general category. Are 2 articles that are included. They are articles 15 clause 6 and article 16 clause 6. ये बात भी समझ में आई। अगर कोई आपसे पूछे किसी भी परीक्षा में आए कि 103वें संविधान संशोधन का किस से संबंध है, तो आप क्या कहेंगे? आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने से। और इसके तहत कौन से 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए हैं? जो कि 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 हैं। तो 103वां संविधान संशोधन क्लियर। अब अपन बात करें इसी तौर पर कि 102वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है? 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर NCBC मीन्स नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग के लिए आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो कि 1993 में बनाया गया था। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी और 2018 में 19 में ही आया था, 18 में इसका बिल आया था, 19 में ही इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो कोई आपसे पूछे कि 102वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है या इसका किससे संबंध है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंध है, जिसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तैयार हुआ। अब अगर सब जानते होंगे कि 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। अब इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि 101वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। एक बात याद रखना, जिसका नारा था एक देश एक कर, 1 नेशन 1 टैक्स, आप इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे, जिसको मध्य रात्रि के 12 बजे लागू किया गया था, जिसका भारत के इतिहास से बहुत गहरा संबंध है और साथ ही इकोनॉमिक्स में भी इसका बहुत बड़ा एक आधार है, जो कि भारतीय इकोनॉमिक्स को या भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा सहानुभूति प्रदान करेगा। अब आपका ये दायित्व बनता है कि आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में कमेंट करें कि ये क्या था, इसका स्थापना कब हुई, इसकी चर्चा कब हुई, किसने स्टार्ट किया, इसके बारे में बात करना। आपको पूरा 101वें संविधान संशोधन और उससे रिलेटेड आंसर्स कमेंट सेक्शन में देने हैं। अब अगर अपन बात करें कि 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड था, 100वां संविधान संशोधन 2015 में किया गया था। पहली बात तो वर्ष, इसके बाद इसमें जो संशोधन हुआ था वो हुआ था जो 1974 में भारत तथा बांग्लादेश के मध्य, इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य जो लैंड डिस्प्यूट्स थे, जो भूमि विवाद था, उसको समाप्त करने के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया है, इसमें एक्सपेंडेशन ऑफ इन्क्लेशन किया गया है। अब आप ये डिटेल में इतनी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी पीएससी पूछता है, इतने डिटेल में आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि 100वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2015 में हुआ। ये किससे रिलेटेड है, भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद है उससे रिलेटेड है, जिसकी सीमा विवाद की स्थापना कब, सीमा विवाद में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कब हुआ था, 1974 में हुआ था। तो इस तरह से 100 संविधान तक अपन ने पाँच संविधान संशोधन की आज बात करी, जो कि 104वां संविधान संशोधन, 103, 102
101 तथा 100वां संविधान संशोधन। अब आप ये 5 संविधान संशोधन के पूरे नोट्स बना लीजिएगा। अब आप ये और सोच रहे होंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन किया कैसे जाता है, इसको और मैं आपको समझा देता हूँ कि आर्टिकल जो 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अनुच्छेद 368 है, वो भारत में संविधान के लिए संशोधन करने के लिए पूरी दायित्व निभाता है, जो कि पूरा आपको विश्लेषण के साथ बताता है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार से संशोधन किया जाएगा। इसके लिए 3 तरह की मेजॉरिटीज चाहिए होती हैं। एक होती है सिंपल मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी, एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब अगर अपन बात करें कि सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी होती क्या है, या संविधान में कोई भी संशोधन करना है उसके लिए जो हाउस है, जैसे लोकसभा में संविधान संशोधन की बात छेड़ी गई तो उसमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग होंगे उसके 1/2 का 1/2 मतलब हाफ पॉपुलेशन का बहुमत चाहिए उसको पास करने के लिए। क्या चाहिए? 1/2 का बहुमत चाहिए, मतलब जो भी प्रेजेंट एंड वोटिंग रहेंगे। जैसे मतलब संविधान के 100 लोगों के 100 लोग प्रेजेंट है, उनका 1/2 चाहिए, और पूरे संविधान की जितनी भी संख्या है उसका भी 1/2 चाहिए। जैसे 500 में से 250 से ऊपर होंगे तो संविधान संशोधन हो जाएंगे। इसको सिंपल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भारतीय संविधान के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं होते। ये कि जो डे रूटीन वर्क करने के लिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाते हैं उसके लिए सिंपल, इसको संवैधानिक संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाता। अगर पूछा जाए कि किस संशोधन को संविधान संशोधन का दर्जा नहीं दिया जाता, वो जो संशोधन जो कि सिंपल मेजॉरिटी के तहत किए गए हैं उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाता। अब स्पेशल मेजॉरिटी की बात करें तो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हाउस, मतलब जो भी वहाँ पे लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 प्लस हाफ ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब हाफ उनकी संख्या, जितनी भी संख्या है उसका हाफ। तो ये होती है स्पेशल मेजॉरिटी। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? जैसे जो स्पेशल मेजॉरिटी होती है उसमें बस एक चीज़ और प्लस कर देते हैं कि 1/2 ऑफ द स्टेट्स, 1/2 ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया की भी इसके लिए परमिशन चाहिए, इनका भी इसके लिए दर्जा चाहिए कि वो भी इस संशोधन को स्वीकार करें तथा अपने जो विधानसभा या विधान परिषद है उसमें से इसको पास करें। पास करने के बाद ही ये संविधान जो भी बिल होगा वो एक एक्ट बन सकेगा। इन दोनों को जो भी संशोधन किया जाता है, इन दोनों में जो भी संशोधन किया जाता है उसको संवैधानिक संशोधन का दर्जा दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से संविधान का संशोधन का दर्जा दिया जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी के तहत जो भी आपके संविधान में संशोधन किए जाते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहा जाता है। दिस ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही था। आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।